हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम आज एपीडीएससी स्कूल असिस्टेंट हिंदी के बारे में जो पिछले वीडियो में पार्ट 1 में जो पार्ट 1 पार्ट 2 जीके एंड करंट अफेयर्स और पर्सपेक्टिव एजुकेशन के सिलेबस के विषय के बारे में चर्चा कर चुके हैं। हम अब पार्ट 3 क्लासरूम इम्प्लीकेशंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, कक्षा में शिक्षा मनोविज्ञान बच्चों में किस तरह हम अपना सकते हैं। यहाँ 10 प्रश्न आएंगे। 10 प्रश्न, 5 अंक 3 इकाई में दिया गया है। व्यक्तिगत पहली इकाई है व्यक्तिगत भिन्नताएं। दूसरा आता है लर्निंग सीखना। तीसरा आता है पर्सनालिटी व्यक्तित्व। सिर्फ 3 इकाई में दिया गया है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत भिन्नताएं, इंटर और इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मीनिंग, नेचर एंड theories of intelligence with special emphasis to multiple intelligence, IQ, assessment of intelligence, EQ, creativity, attitude, aptitude, interest, habit and its influence of intelligence, classroom implications। यहाँ व्यक्ति और व्यक्तिगत भिन्नताएं, उसका अर्थ, स्वभाव, इंटेलिजेंसी बुद्धि यानी प्रज्ञा, बुद्धिलब्धि, उसके साथ साथ इंटेलिजेंस, उसी के साथ साथ अभिवृत्ति, रुचि, आदत, उसके साथ साथ बुद्धि, यह सब बच्चों में किस तरह पाए जाते हैं, इसका अनुभव हम क्लासरूम में किस तरह कर सकते हैं, इसके बारे में पहली इकाई दिया गया है। उसी तरह दूसरी इकाई है सीखना। थ्योरीज एंड अप्रोचेस ऑफ लर्निंग, लर्निंग कर्व्स यानी सिद्धांत, सीखने के सिद्धांत, उसी के साथ साथ सीखने के कर्व्स। सीखने के कर्व्स का अर्थ है वक्र। फेज, डायमेंशन ऑफ लर्निंग, टाइप्स ऑफ लर्निंग, सीखने के प्रकार। उसी तरह ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, मेमोरी यानी स्मृति, विस्मृति के बारे में दिया गया है। तीसरे इकाई में पर्सनालिटी, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी, फैक्टर्स ऑफ पर्सनालिटी, असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी, मेंटल हेल्थ, एडजस्टमेंट, स्ट्रेस, नेचर, सिम्टम्स एंड मैनेजमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस, मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस, क्लासरूम इम्प्लीकेशंस। यहाँ व्यक्तित्व का स्वभाव क्या है, व्यक्तित्व का चरित्र क्या है, व्यक्तित्व के सिद्धांत क्या है, व्यक्तित्व किस तरह रहती है, सामाजिक स्वास्थ्य, समायोजन, तनाव के प्रकार किस तरह है, इसे क्लासरूम में किस तरह अपना जा सकता है। यह पार्ट 3 यानी भाग 3 में 5 अंक के लिए रखा गया है। अब हम पार्ट 4 यानी भाग 4, यह अति महत्वपूर्ण विभाग है। यहाँ से 40 अंक 80 प्रश्न दिए जाएंगे। यह हम सब जानते हैं, पाठ्यपुस्तक और हिंदी लिटरेचर से ये प्रश्न बनने। यहाँ पाठ्यपुस्तक यानी 6वीं कक्षा से लेते हुए यहाँ दिया गया है क्लास 6 टू इंटरमीडिएट लेवल सिलेबस, यानी इंटर तक जो भी हिंदी पाठ्य पुस्तक रहते हैं उस पाठ्य पुस्तक में अधिक से अधिक 6वीं कक्षा से लेते हुए 10वीं कक्षा तक विषय के बारे में पूछने की संभावनाएं हैं। यहाँ 40 अंक और 80 प्रश्न। भाग 4 में 80 प्रश्न और 40 अंक। हम सब जानते हैं
जो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा 6वीं कक्षा से लेते हुए 10वीं कक्षा तक द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी रखा गया है, उन नवीन पाठ्य पुस्तक के अनुसार ही इस विषय को पूछा जाएगा। प्रश्न वहाँ से ही बनने की अधिक संभावनाएं हैं। यहाँ पाठ्य पुस्तक के साथ साथ हिंदी साहित्य का इतिहास, लिटरेचर यानी हिंदी विषय के संपूर्ण ज्ञान भी यहाँ दिया गया है। यहाँ 1 से लेते हुए 6 नंबर तक जो भी है ये सब लिटरेचर के अंतर्गत आते हैं। छठवां हिस्सा है भाषा तत्व और व्याकरण। 7वां हिस्सा है हिंदी पाठ्य पुस्तक द्वितीय भाषा, 6वीं कक्षा से लेते हुए 10वीं कक्षा सहित, उपवाचक और पठन हेतु सहित। इसमें हम पहला देखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, काल विभाजन, विभिन्न विद्वानों के द्वारा के विचार, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। यहाँ हिंदी लिटरेचर में हिंदी साहित्य का इतिहास यानी कई विद्वानों के द्वारा आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल को विभिन्न नामों से विभिन्न नाम दिए गए हैं। उनमें हम बहुत से जानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पुस्तक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पुस्तक के अधिक प्राप्त मानते हैं मेरे अनुसार। इसमें सिर्फ हम हिंदी साहित्य का इतिहास में हम काल विभाजन यानी आपको जहाँ भी संभव हो सकते हैं हिंदी साहित्य का काल विभाजन, विभिन्न विद्वान यहाँ बताया गया है। विभिन्न विद्वान यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो सकते हैं, राम कुमार हो सकते हैं, ग्रियर्सन हो सकते हैं, ऐसे कई बहुत सारे विद्वान हैं। उन विद्वानों के अनुसार आदिकाल के विभिन्न नाम किस तरह दिए गए हैं, उनका काल, उनका समय कब से कब तक है। उसी तरह भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, हम उस विषय को हम जानकारी प्राप्त करना चाहिए। उसी तरह दूसरा आधुनिक साहित्य, विभिन्न प्रवृत्तियाँ और प्रमुखवाद। आधुनिक साहित्य विभिन्न प्रवृत्तियाँ, प्रवृत्ति का अर्थ है उस समय की रचनाकार के स्वभाव कैसे हैं, किस तरह रचित किए गए हैं। उसमें छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, रहस्यवाद। साहित्यिक विधाएं, साहित्यिक विधा का अर्थ है एक क्रम अनुसार कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, इंटरव्यू, भेंट वार्ता आदि सब कुछ आते हैं। यहाँ हम प्रमुख रूप से छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, रहस्यवाद, इन 4 विषयों पर हम संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। उसी तरह कविता किसे कहते हैं, कहानी किसे कहते हैं, उपन्यास किसे कहते हैं, नाटक किसे कहते हैं, वो नाटक के तत्व क्या है, कहानी के तत्व क्या है, हम इस विषय पर हम जानकारी प्राप्त करना चाहिए। उसी तरह हिंदी भाषा का इतिहास, उद्भव और विकास। हिंदी राष्ट्रभाषा, राजभाषा और विश्व भाषा के रूप में हिंदी देवनागरी लिपि का विकास, देश की एकता और हिंदी। यहाँ हिंदी भाषा किस तरह किस किस काल में किस तरह आगे बढ़ी है, यानी उदाहरण के लिए अपभ्रंश, अवहट्ट अपभ्रंश, उसी तरह देवनागरी लिपि, उसी तरह हिंदी। और आंध्र प्रदेश और भारत देश में राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, राजभाषा किसे कहते हैं, विश्व भाषा के रूप में हिंदी किस स्थान पर है, यह सब हिंदी भाषा के इतिहास के बारे में हम तीसरे पार्ट में जानेंगे। चौथा पार्ट हिंदी भाषा का क्षेत्र, उपभाषाएं और बोलियां। क्षेत्र का अर्थ है प्रदेश। हिंदी भाषा के क्षेत्र भारत देश के अनुसार हम विविध राज्यों के अनुसार हम देखें अधिक से अधिक हिंदी राज्य मिलते हैं। उत्तर भारत देश लगभग सभी राज्यों में हिंदी की बोलियां चलती हैं। क्षेत्र का अर्थ है विस्तार, प्रदेश, वहाँ की उपभाषाएं, बोलियां। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश में तेलुगु, कर्नाटक में कन्नड़ा, तमिलनाडु में तमिल, उसी तरह केरला में मलयाली,
उसी तरह हिंदी की उपबोलियाँ और क्षेत्र किस तरह है हम जानना चाहिए। और पांचवा है भारतीय काव्यशास्त्र, अर्थ, परिभाषा, प्रयोजन और लक्षण, रस, छंद, अलंकार। भारतीय काव्यशास्त्र, प्राचीन भारतीय काव्यशास्त्र, आधुनिक काव्यशास्त्र के बारे में भी हम जानना चाहिए। यहाँ तक संपूर्ण रूप से इतिहास के बारे में दिया गया है। छठवां यानी 6th लेसन, यहाँ सिलेबस के अनुसार भाषा तत्व और व्याकरण। वर्णमाला हम सब जानते हैं, वो वर्णमाला में क्या क्या आते हैं यहाँ दिया गया है। स्वर, व्यंजन और भेद वर्णों का उच्चारण, यह विषय हम मेथोडोलॉजी, हिंदी मेथोडोलॉजी में दिया गया है, संपूर्ण रूप से दिया गया है। उसी के बाद शब्द भेद, रूप परिवर्तन के आधार पर विकारी और अविकारी शब्द, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद, रूढ़, यौगिक, युगरूढ़। उपसर्ग किसे कहते हैं, प्रत्यय, लिंग, वचन, कारक, काल। हम यहाँ वर्णमाला का अर्थ परिभाषा जानना चाहिए। उसी तरह विकारी किसे कहते हैं, अविकारी किसे कहते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर आने वाले शब्द भेद यानी रूढ़ किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं, युगरूढ़ किसे कहते हैं। उसी तरह उपसर्ग, प्रत्यय, लिंग, वचन, कारक, काल, संधि, समास, यानी इन विषयों की परिभाषा को और इन विषयों के बारे में, नियम के बारे में भी हम जानने आवश्यक है। उसी तरह पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द। पर्यायवाची शब्द हमारी पाठ्य पुस्तक में हर एक पाठ के पीछे शब्दार्थ यानी मीनिंग्स दिए जाएंगे। और उसी तरह पाठ के विषय में भी हम जब पाठ पढ़ते हैं, पाठ में आने वाली शब्दों को हम संपूर्ण रूप से जान लेना चाहिए। उसी तरह तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी, क्रिया। क्रिया में सकर्मक और अकर्मक, प्रेरणार्थक क्रियाएं, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, कहावत, विराम चिन्ह। वाक्य भेद, वाक्य प्रयोग, वाक्य संरचना, भेद, वाच्य, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, पद परिचय। यह 6th लेसन सिलेबस के अनुसार पार्ट 4 यानी भाग 4 में छठवां है। इसमें पूरा संपूर्ण व्याकरण, हिंदी व्याकरण दिया गया है। यह व्याकरण हमारी पाठ्य पुस्तक के अनुसार और पाठ्य पुस्तक के भाषा भाग के अनुसार हम संपूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करना चाहिए। उसी तरह 7वां हिंदी पाठ्य पुस्तक द्वितीय भाषा 6वीं कक्षा से लेते हुए 10वीं कक्षा सहित, उपवाचक और पठन हेतु सहित हमारे जो पाठ्य पुस्तक लहर 1, लहर 2, लहर 3, स्पर्श 1, स्पर्श 2, यह 5 पाठ्य पुस्तक हैं। यानी आंध्र प्रदेश राज्य सरकार में सरकारी स्कूलों में 6वीं कक्षा से ही पाठ्य पुस्तक रखा गया है। इसी के साथ साथ हम इंटरमीडिएट की जो पुस्तक है उस पुस्तक के मुख्य भाग को और मुख्य विषय को हम देख लेना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक मी, शेयर मी, सब्सक्राइब मी। अगले विषय को हम आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।